हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 27 अप्रैल और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 27 अप्रैल के। तो हमारे साथ बने रहिए सेशन के अंत तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉट इज गियरिंग अप फॉर हर थर्ड स्पेस वॉक एज NASA's Boeing crew to the International Space Station scheduled for liftoff on May 6। ऑप्शन ए है राजाचारी, ऑप्शन 2 है सिरिसा बांदला, ऑप्शन 3 है सुनीता विलियम्स एंड ऑप्शन 4 है शुभांशु शुक्ला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सुनीता विलियम्स। नासा द्वारा शेड्यूल्ड बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट में इंडियन ऑरिजिन सुनीता विलियम्स का यह थर्ड स्पेस मिशन है। इस मिशन के बाद वह फीमेल एस्ट्रोनॉट की लिस्ट में सेकेंड पोजीशन पर हो जाएंगी टोटल कम्युलेटिव स्पेस वॉक टाइम के मामले में। और फर्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट पोजीशन पे है पेगी विल्सन, सबसे ज़्यादा इनका स्पेस वॉक टाइम है, और सुनीता विलियम्स का स्पेस वॉक टाइम है 50 आवर्स एंड 40 मिनट्स। नाउ अब हम देखते हैं इस मिशन के बारे में जानते हैं। इस मिशन में सुनीता विलियम्स के साथ होंगे बुच विल्मोरे। ये दोनों बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट, जिसे फ्लोरिडा में केप कैनवरल के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से अलायंस एटलस वी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 वीक, यानी 1 वीक के लिए लगभग ये स्पेस में जाएंगे। और अगर हम सुनीता विलियम्स की बात करें तो इन्होंने 1998 में एज अ नासा एस्ट्रोनॉट ज्वाइन किया था, सेलेक्ट हुई थी। और इनके जो पिछले 2 स्पेस मिशंस हैं वो है एक्सपेडिशंस 14/15 एंड 32/33। और अभी जो है यह इनका थर्ड स्पेस मिशन होगा जिससे में वो स्पेस पर जाएंगी, और फीमेल एस्ट्रोनॉट में यह सेकेंड रैंक पर आ जाएंगी स्पेस वॉक टाइमिंग के मामले में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली who has launched the climate resilience fund to shield refugees and displaced people from climate shocks? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी UNHRC, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन डी IMF। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी UNHRC। यूएनएचआरसी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसके द्वारा यूएनएचआरसी क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड को लॉन्च किया गया है फॉर प्रोटेक्टिंग रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। और इसका लक्ष्य है 2025 तक 100 मिलियन USD रेज करना इसके द्वारा। और अगर हम यूएनएचआरसी की बात करें तो यूएनएचआरसी 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और यह जो है वर्ल्ड वाइड रिफ्यूजीज के प्रोटेक्शन और उसके होम रीसेटलमेंट के लिए वर्क करता है यूएनएचआरसी। नाउ चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, recently the Indian Air Force has integrated with which platform to leverage secure and accessible document repository services? Option 1 Google Cloud, option 2 Amazon, option 3 Microsoft and option 4 DigiLocker। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डिजीलॉकर। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली डिजीलॉकर के साथ इंटीग्रेट किया है, एग्रीमेंट साइन किया है ताकि सिक्योर एंड एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी सर्विस वो ले सके। और यह जो डिजीलॉकर है यह एक रैपिडली इमर्जिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, recently the Supreme Court directed the Election Commission of India to seal and secure the symbol loading unit SLU for how many days after the declaration of election results? ऑप्शन ए है 30 days, ऑप्शन 2 है 21 days, ऑप्शन 3 है 45 days एंड ऑप्शन 4 है 100 days। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 45 days। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन्स के 100% वेरिफिकेशंस की जो पिटीशन थी उसे डिनाई कर दिया है और कहा है कि अर्लियर जो प्रोसेस था वीवीपैट की काउंटिंग का
वही कंटिन्यू रहेगा। हम आपको प्रीवियस सेशंस में वीवीपैट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता चुके हैं और हमने एक अच्छा एमसीक्यू भी डिस्कस किया था। आप चाहे तो प्रीवियस सेशन देख सकते हैं। 7 to 8 अप्रैल में मैंने शायद इसे डिस्कस किया था, आप वो सेशन जाके देख सकते हैं। अगर हम अभी रिसेंटली बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100% जो है इसका वो वेरिफिकेशन वीवीपैट का नहीं होगा, अर्लियर प्रोसेस से कंटिन्यू रहेगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि यह जो SLU है यानी सिंबल लोडिंग यूनिट, इसकी जो है इसे इलेक्शन के रिजल्ट के 45 डेज के बाद तक भी इसके डेटा को सिक्योर और सील रखा जाएगा। अगर हम बात करें तो अर्लियर यह नहीं होता था, पहले केवल ईवीएम कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, केवल इसके ही जो डेटा है वो सिक्योर रहते थे। इलेक्शन रिजल्ट के बाद 45 दिनों तक केवल इन्हीं तीनों के डेटा सिक्योर रहते थे, यानी रिजल्ट आने के बाद 45 डेज तक। लेकिन अब SLUs जो है इसके भी डेटा सिक्योर रहेंगे आफ्टर रिजल्ट 45 डेज तक। अगर हम SLUs के बारे में थोड़ा जानें तो SLU का फुल फॉर्म अभी हमने देखा, सिंबल लोडिंग यूनिट। यह जो है एक मैच बॉक्स साइज का एक डिवाइस होता है, छोटा सा, जो कैंडिडेट के सिंबल्स को वीवीपैट में लोड करने के लिए यूज किया जाता है। इसका काम यही है, इसमें कैंडिडेट के सिंबल्स को स्टोर किया जाता है। नाउ अब हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली NABARD has partnered with which bank's innovation hub to accelerate digital agriculture lending? Option A RBI, option B SBI, option C NABARD and option C ICICI। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी RBI। नाबार्ड और RBI इनोवेशन हब का रिसेंटली पार्टनरशिप हुआ है ताकि डिजिटल एग्रीकल्चर लैंडिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जा सके। इस प्रोसेस के तहत जो किसानों को लोन प्रोसेस दिया जाता है वह सिंप्लीफाई हो जाएगा, और जो पहले जो अर्लियर 3 से 4 वीक्स लगते थे लोन्स को प्रोसेस करने में, वो केवल अब 5 मिनट्स में पॉसिबल है। इस एग्रीमेंट, इस जो अभी रिसेंटली पार्टनरशिप हुई है नाबार्ड और RBI के इनोवेशन हब के बीच, तो इसके थ्रू ये पॉसिबल हो जाएगा। इस एग्रीमेंट में नाबार्ड जो है अपने EKCC यानी इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम पोर्टल को RBIH के पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट यानी PTPFC के से इंटीग्रेट करेगा, और उसके बाद सारा प्रोसेस मिनट्स में पॉसिबल होगा। अगर हम बात करें RBIH का यह जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट है, इसे 2023 में ही लॉन्च किया गया है, और यह जो RBIH है यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसे 2022 में इस्टेब्लिश किया गया है। और यह जो RBI का इनोवेशन हब है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसके जो CEO हैं वह है राजेश बंसल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड एंड RBI के बारे में, क्योंकि हम इन दोनों एंटिटी को पहले ऑलरेडी जान चुके हैं कि नाबार्ड किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे फॉर्म हुआ था, इसका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। RBI का रिसेंटली 1 अप्रैल को 90th फाउंडेशन डे मनाया गया था, उसमें स्मारक सिक्के जारी किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। नाउ अब हम इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे हम अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चंस का आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।